देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आइए सबसे पहले 24 मिनट में आपको दिखाते हैं 24 बड़ी खबरें। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जयपुर महाखेल का फाइनल मुकाबला आज चित्रकूट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे और महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से महाखेल की शुरुआत की गई थी। इसमें 630 टीमों ने हिस्सा लिया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महाखेल का आयोजन हुआ और इसमें युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है। विधानसभा स्तर पर विजेता रहने वाली टीमों को 21,000 और रनर अप टीमों के लिए 11,000 रुपए और लोकसभा स्तर पर विजेता टीमों को 51,000 और रनर अप टीम को 31,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 5 नए जजों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों में से 5 पर को केंद्र की मोदी सरकार ने उन पर मुहर लगा दी है। जिनके नामों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार ने मंजूरी दी है, उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा के नाम शामिल हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते साल 13 दिसंबर को इन जजों के नाम के मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे थे। 5 नए जजों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में अब 32 जज हो गए हैं। यहाँ जजों के जो स्वीकृत पद हैं वो 34 हैं। तो कॉलेजियम सिफारिशों को अब केंद्र की मंजूरी मिल गई है। केंद्र ने इन नामों को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिले हैं और स्वीकृत संख्या में 2 जज हालांकि अब भी कम है। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति और खुशहाली आई है और हर घर तक तिरंगा पहुंचा है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा यूपीए सरकार के समय महंगाई की दर 12% थी और अब यह घटकर 5% के आसपास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्र 100 रुपए भेजता था, लोगों तक 15 रुपए ही पहुंचते थे, लेकिन मोदी सरकार में पूरा का पूरा पैसा लोगों तक पहुंचता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। बजट में महिलाओं, किसानों, समाज के हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। हर क्षेत्र में बजट की रकम यूपीए 2 की तुलना में दुगना हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोगों ने देश को लूटा है और मोदी सरकार के समय में एक भी पैसे की हेराफेरी नहीं हुई। ये हमारा संकल्प है कि हम देश को झुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को राजनीतिक चश्मा उतार कर इसे देखना चाहिए। ये गरीबों के कल्याण का बजट है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकार दिया है। रिजिजू ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, जबकि यहां कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। हम जनता के सेवक हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं। रिजिजू यूपी के प्रयागराज में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें जिससे परेशानी हो जाए। रिजिजू ने कहा, मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को लेकर चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहाँ के लोग हैं, हम सिर्फ सेवक हैं। हमारी गाइड संविधान है, संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। हम अपने आप को इस महान देश के सेवक के रूप में देखते हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। लोगों ने हमें मौका दिया है काम करने का। आप सब प्रिविलेज लोग हैं, जज वकील बने हैं, पढ़ लिख कर ही बने हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि देश के लिए काम करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिली है। यूपी एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एकतरफा जीत और समाजवादी पार्टी की करारी हार पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एमएलसी चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत
लोगों के भरोसे की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा, एसपी 5 एमएलसी सीटों में एक भी नहीं जीत सकी, ये डूबता जहाज है, इसका कोई भविष्य नहीं बचा है। सबका साथ सबका विकास की जीत की एमएलसी चुनाव में जीत हुई है। एसपी का समाज को बांटने का जहर बेअसर हो गया है ये जहर। और उन्होंने ये भी कहा कि एमएलसी के चुनाव में एसपी का सूपड़ा साफ हुआ है। इस चुनाव में बीजेपी को 5 में से 4 सीटों पर शिक्षकों और स्नातक मतदाताओं ने जिताने का काम किया है, जो 2024 का संदेश है। 2024 में सपा समाप्तवादी पार्टी बनकर रह जाएगी। बता दें कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिनमें भाजपा को 4 सीटें मिली, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी संत रविदास मंदिर जाएंगे और साथ ही संत रविदास की जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। सीएम G20 बैठक की तैयारियों और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वाराणसी से सीएम लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में G20 वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। लखनऊ से सीएम आगरा के लिए रवाना होंगे। आगरा में G20 आयोजन के संबंध में तैयारियों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही आगरा मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत भूमिगत स्टेशनों की खुदाई कार्यों का उद्घाटन करेंगे। शाम को लखनऊ से दिल्ली के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। संत रविदास मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। G20 की समीक्षा बैठक करेंगे और आज आगरा में सीएम के कई कार्यक्रम हैं। वाराणसी दौरे पर भी सीएम योगी हैं। वाराणसी, आगरा और फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लखनऊ में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक होगी। नदवा में सुबह 10 बजे से बोर्ड की यह बैठक होगी। इस बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा समान नागरिक संहिता पर रणनीति बनाई जाएगी। ये बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबिया हसनी नदवी की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में सभी 51 सदस्य मौजूद रहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि इसमें बोर्ड के काम का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही वो मामले जिनका ताल्लुक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है और कोर्ट में वो मामले चल रहे हैं और बोर्ड की पार्टी उसमें है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट है, इस पर भी बात होगी। उन्होंने बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को किस तरह और मजबूती से डिफेंड किया जाए, इस बात पर भी बात होगी। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि ये एक रूटीन मीटिंग है जो हर साल रमजान के पहले होती है। कई चीजें एजेंडे के बाहर भी होती हैं। अगर कोई सदस्य कोई मुद्दा उठाता है तो उन पर बात हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अफगानिस्तान की सहायता के लिए अलग से 200 करोड़ रुपए रखे जाने पर सरकार से सवाल किया है। केजरीवाल ने कहा, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के लिए बजटीय आवंटन में कटौती कर तालिबान शासित देश को धन देना सही है? लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। केंद्र ने 2023-2024 के अपने बजट में तालिबान शासित अफगानिस्तान की सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। तो इसे लेकर केजरीवाल ने सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि लोगों को ये बात रास नहीं आ रही। अफगानिस्तान को आर्थिक मदद करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक सहयोग को प्राप्त करने और भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने पर G20 अध्यक्षता के दौरान पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की आज बेंगलुरु में बैठक होगी। G20 की पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की 3 दिनों की ये बैठक 7 फरवरी तक चलेगी। G20 की ETWG की मेजबानी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय कर रहा है। साथ ही विद्युत मंत्रालय ETWG की बैठक में एनर्जी ट्रांजिशन की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बातचीत का नेतृत्व करेगा। G20 समूह देशों में पूरी दुनिया की लगभग 2/3 आबादी होने के कारण नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में वैश्विक मंच पर बात करना बेहद अहम है। G20 की पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रौद्योगिकी अंतर को दूर करने के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण के लिए कम लागत का वित्त पोषण, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं, ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक कम कार्बन संक्रमण और जिम्मेदार खपत के लिए ईंधन फ्यूचर और स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच के साथ इस पर विचार।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छोटे बेटे की आज रिसेप्शन पार्टी है। शाम 5:30 बजे रिसेप्शन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस रिसेप्शन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम धामी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। वहीं विपक्ष के कई नेता भी रिसेप्शन में शामिल होंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह रिसेप्शन कार्यक्रम, नड्डा के बेटे का ये रिसेप्शन आज होने वाला है और उसमें दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीवीआईपीज इसमें शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचेंगे और वाराणसी और आगरा के बाद दिल्ली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस रिसेप्शन पार्टी के लिए किए गए हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके बेटे का ये रिसेप्शन कार्यक्रम दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम है, जहां पर देश के दिग्गज हस्तियां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे।